तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 4 विचार, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में हम सांस्कृतिक विकास के बारे में समझने वाले हैं कि उस समय जो कि सांस्कृतिक विकास था वह कैसे हुआ था, मतलब सांस्कृतिक परंपरा कैसे हुई थी। तो इसमें हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के तक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है विचार, विश्वास और इमारतें। अब विचार मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं, इमारतें जिन पर हम विचार कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अब विश्वास उस चीज़ पर हम विश्वास कर सकते हैं, और इमारतें मतलब कुछ ऐसी इमारतें जिन पर हम विचार कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और सांस्कृतिक विकास, और कुछ ऐसा सांस्कृतिक विकास भी है जिसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है विचार, विश्वास और इमारतें, यह रखा गया है, और इसमें हम सांस्कृतिक विकास के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। तो इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे, और इसमें हम दर्शकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के प्रयास किए, और हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए हैं, तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली है। यह सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विश्लेषण करते का अध्ययन करेंगे, यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई है, और दूसरी कई परंपराएं थीं जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चलता रहा है। मतलब जो कि इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं 1000 साल लंबी जो कि यात्रा हुई थी, जिसमें दार्शनिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जानने की कोशिश हम करेंगे कि समाज में कैसी स्थिति थी, उस समय कैसे प्रचलन में रहती थी, सांस्कृतिक परंपरा कैसी थी। और इस चैप्टर में ज़्यादातर हम बौद्ध धर्म के बारे में भी समझने वाले हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ धर्मों के बारे में जानेंगे, सांस्कृतिक विकास एवं परंपराओं के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहा है जो कि सांची की एक झलक। अब सांची की एक झलक के बारे में बात की जाएगी। सांची का जो स्तूप था ना, वह कैसा था, मतलब सांची क्या है, मतलब कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो सांची की एक जो झलक है, हमको देखते हैं इसको। सांची जो कि 19वीं सदी में थी। ठीक है, तो भोपाल राज्य के प्राचीनतम अवशेष में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। ठीक है, हमने पत्थर की जो कि वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियां और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, और जिसमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम्स एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम्स ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक कर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा, और गुम्बदनुमा ढांचे की बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। तो जो भोपाल के जो प्राचीन अवशेष थे, जो कि अद्भुत सांची की कनखेड़ा की इमारतें हैं, और भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में एक तरफ पहाड़ी के तलहटी में बसे इस गांव को हम देखने गए थे। और हमने पत्थर की कुछ वस्तुएं, बौद्ध की जो कि मूर्तियां, प्राचीन तोरण द्वार निरीक्षण आदि कर किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मेजर जो अलेक्जेंडर कनिंघम्स से जो कि वहाँ पर गए थे, और मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम्स ने इस इलाके में कई हफ्तों कर रुककर अवशेषों का निरीक्षण किया, समझा और चित्रण किया, और बीचा भी जो कि गुम्बद नुमा ढांचे को बीचा बीच की खुदाई भी इसकी करवाई, और इन्होंने एक अंग्रेजी पुस्तक भी लिखी। ठीक है, पुस्तक की बात करें तो भोपाल की नवाब शासनकाल 1861 और 1901, शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल, भोपाल का इतिहास जो कि 1876 HD बारिस्टेड ने इसका अनुवाद भी किया था। तो भोपाल के जो कि नवाब थे ना, उस शाहजहां बेगम, तो वहाँ पर ये पुस्तक जो कि इसका अनुवाद उन्होंने किया था। ठीक है, अब क्या हुआ था कि 19वीं सदी से यूरोप में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के इस पूर्व तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टिक प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए, और इस प्रकार मूल क्रांति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। अब क्या हुआ था, 19वीं सदियों में यूरोप और सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। लोग उनको पसंद करते थे, सांची के स्तूप को अपने घर ले जाना चाहते थे, अपने
घर में बगीचों में सजाने की शोभा के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो बेगम थी ना, शाहजहाँ बेगम, तो अंग्रेज अधिकार आए थे और जो 19वीं सदी में और यूरोप लोग, तो उनको जो कि प्लास्टिक के जो कि तोरण द्वारा दिए गए थे, प्लास्टिक की जो कि प्रगतियाँ दे दी थी, जिससे कि वह संतुष्ट होकर चली गई थी। इस प्रकार से जो कि हमारा भोपाल का जो स्तूप है, सांची का स्तूप, जो कि बचा रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, भोपाल की शासकुर शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का जो कि अनुदान किया। आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ को समर्पित किया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय और अतिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहाँ रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें भी लिखी थी और इस पुस्तक के विभिन्न खंडों में प्रकाशन में भी हुआ। सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान दिया। यज्ञ और विवाद, यज्ञ और विवाद मतलब यज्ञ और विवाद आदि चलते रहते थे उस समय। तो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतन, चीन में खुगस्ती, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे, ठीक है। तो इस क्या हुआ था, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में, इस काल में जो कि विश्व में इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इस समय कई सारे विद्वान उभर कर आए थे, जैसे खुगस्ती, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में जो कि महावीर स्वामी और बुद्ध जो कि भारत में उभर कर आए थे, और कई सारे जो कि चिंतकों का उद्भव हुआ था और उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का जो कि प्रयास किया था कि जो हमें जीवन मिला है वह कैसा मिला है, वो किस लिए मिला है। तो यह कई सारे रहस्य थे जिनको समझने के लिए कई सारे विद्वानों का भारत में भी जन्म हुआ। इसके साथ साथ इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच भी रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर भी उभरे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आने लगे थे, ठीक है। तो अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है जो कि हमारा यज्ञ की परंपरा। यज्ञ की परंपरा का मतलब क्या होता है, यज्ञ करने की परंपरा क्या हो सकती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धारणा प्राचीन युग से ही, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई सारी धारणा प्राचीन युग से ही चली आ रही हैं। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की प्रस्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का आचरण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ समूह रूप में किए जाते थे, बाद में लगभग 1000 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राज, सूर्य और अश्वमेघ जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा द्वारा किए जाते थे। इसके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो यज्ञ की परंपरा में हम देख चुके हैं कि यज्ञ जो कि चिंतन, धार्मिक विश्वास, व्यवहार की कई सारी धारणाएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी, ठीक है, जो कि 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद में जो कि हमें देखने को मिलती है यज्ञ की परंपरा, ठीक है। वैसी ही प्राचीन परंपरा थी ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम, कई सारी देवताओं की अलग अलग जो कि क्या यज्ञ कराए जाते थे। बच्चे बीमार पड़ते थे, बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो उस समय यज्ञ परंपरा करवा करके ठीक किया जाता था। तो उस समय कुछ यज्ञों की इस प्रकार से परंपरा रहती थी, ठीक है। अगला टॉपिक है नए प्रश्न। तो उपनिषद छठी सदी ईसा पूर्व में पाई जाने वाली विचारधाराओं से यह पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनः जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनः जन्म अतीत के ही रहा है? तो नए प्रश्न में कुछ ऐसे उभर के आते हैं कि उपनिषद में पाई जाने वाली विचारधाराओं से यह पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ समझना चाहते हैं, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, पुनः जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। तो क्या पुनः जन्म कर्मों के कारण होता है? ऐसे मुद्दों पर पुनर्जोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को
समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दर्शक यह भी सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे थे। तो लोग यह भी सोचने लगे थे कि पुनर्जन्म क्या संभव है, ऐसा हो सकता है, तो जो कि उस समय चलता रहता था। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा वाद विवाद और चर्चाएं। तो वाद विवाद मतलब किस बारे में बात होता था, किस बारे में विवाद, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें जीवन चर्चाएं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपनी दर्शक या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से यथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते हैं। यह चर्चाएं कुटाकशालाओं और संदर्भ नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपभवनों में होती हैं जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंद को अपने तर्कों से समझा लेता है तो वह अपने अनुयायियों के साथ उनका शिष्य बन सकता है। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए एक समर्थक समय के साथ बढ़ता घटता जो कि रहता था। इसमें कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बौद्ध शामिल थे, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना है कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह समझना वाणवर्ध है कि बिल्कुल भिन्न है। जैसे कि हमने देखा कि ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। तो उस समय ऐसा था ना, तो कई सारे शिक्षक थे, महावीर स्वामी जैसे माने जाते हैं, तो वह सोचते थे और चाहते थे कि जो लोग हैं ना, वह अपना स्वयं मतलब वो खुद ही कर सकते हैं, मतलब खुद ही पता कर सकते हैं जीवन मृत्यु का समझ, मतलब अर्थ क्या होता है, जीवन का असर होता क्या है। तो यह सब जो कि महावीर स्वामी ने आदि बताया वो सबको समझाया भी है। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले पार्ट में।